हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक अगले अध्याय को लेते हुए। और वो अध्याय आज का जो है वो है कंडक्टेंस। लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी ये बनती है आपसे जानने की कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको फैराडेज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे अलग अलग वैरायटी के। आई होप आपने वो प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, और अगर आपको डाउट्स हैं मेरी मेल आईडी या इंस्टा आईडी पे डेफिनेटली पिंग करिए। अब कंडक्टेंस जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली फिजिक्स के रेजिस्टेंस का उल्टा है। ठीक है, रेजिस्टेंस हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका एक मकसद है। क्यों पढ़ते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कारगर होता है। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, तो उसमें जो आयंस की मोबिलिटी है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसीलिए हम उसमें कंडक्टेंस पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कंडक्टेंस जो है ये आयनिक कंपाउंड्स की आयनिक मोबिलिटी को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक, लेकिन अब जब कंडक्टेंस हमें पढ़ना है तो इस कंडक्टेंस को हमें डेरिवेशन हमें शुरू करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में ही। तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है फिजिक्स का। जब हमें कंडक्टेंस की बात करनी है जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल C से, तो अब कंडक्टेंस अगर हमें यहां पे रखना है तो हम हर चीज को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस का उल्टा। तो यहां पे आ जाएगा 1 बाय R, ये आ जाएगा 1 बाय रो, और ये आ जाएगा A बाय L। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। इसके बाद जब आप कंडक्टेंस लिखेंगे तो 1 बाय आर ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस हो गया। 1 बाय रो यहां पे हम लिखते हैं ये डिजाइन जो है इसे हम कहते हैं कप्पा। आजकल बहुत सारी टी शर्ट्स जो लड़के पहनते हैं उस पर भी लिखा रहता है कप्पा, तो इसे हम कहते हैं कप्पा। और यहां पे आएगा A बाय L। अब हर चीज का एक नाम है, एक सिग्निफिकेंस है। तो यहां पे इस चीज को हम रिवर्स करेंगे तो हम लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L बाय A। तो पहला फॉर्मूला तो आपका यहां पे ये आ गया। अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो समझिए। ये जो कप्पा है ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ये जो C है ये C आपका कंडक्टेंस है। ठीक है, और ये जो L बाय A है इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इस फॉर्मूले पे बेस्ड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, और एंट्रेंस में भी काफी हद तक उम्मीद है इस उसमें। ठीक है, जो और न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स है वो रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले में वो चीज पुट करनी है और फाइनली ये डेरिवेशन तक आपको पहुंचना है। तो फाइनल देख लीजिए, कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C इज कंडक्टेंस, L बाई A इज नोन एज द सेल कांस्टेंट। L क्या है? लेंथ। किसकी लेंथ? आपके दो जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसके बीच का डिस्टेंस। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। चलिए अब उसके आगे के एस्पेक्ट में चलते हैं। जो हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं वो कंडक्टेंस हमें दो पैरामीटर्स पे हमेशा मेजर करनी होती है। पहला पैरामीटर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और दूसरा पैरामीटर है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अक्सर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या रादर 98 से 99% जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके मोलर कंडक्टेंस के सिग्निफिकेंस के ही वजह से आएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से बहुत रेयर न्यूमेरिकल्स आते हैं। चेंज क्या है? जब आप यहां पे मेजर कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो आप ये छोटा लैम्डा लिखेंगे इक्विवेलेंट के लिए। कई बुक्स में फुल लैम्डा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिखना लैम्डा ही है। ठीक, तो अब आप यहां लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन n। अब यहां पे जो n है ये उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी है। सिमिलरली अगर हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन n, और यहां पे n क्या है? मोलैरिटी। इसका मतलब यह है कि दोनों यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो है उसमें हमें दो एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा?
एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, इन दो एस्पेक्ट्स पे ये दोनों चीजें डिपेंडेंट है। अब हम यहां पे यूनिट्स देख लें कि इन इंडिविजुअल पैरामीटर्स की यूनिट्स क्या क्या आएगी। अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, उसी मेथड से आपको यहां पे सबके यूनिट्स को लिखना है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम, उसका इनवर्स होगा, तो उसे हम ओम इनवर्स कहते हैं, या मो ऐसे उल्टा लिख दिया, बात वही हुई। या ओम इनवर्स को हम सीमेन भी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको ओम इनवर्स की जगह सीमेन लिखा हुआ मिलेगा, तो ये समझ जाइएगा कि वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है या कंडक्टेंस है। कप्पा आपका क्या था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट अगर था तो कंडक्टेंस क्या हो गया, ओम इनवर्स। सेल कांस्टेंट क्या था, L/A, यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली 1000 तो अब मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गई, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बचा, कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जो देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने किस में रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में। वो वॉल्यूम जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके वो पॉजिटिव यूनिट में आ जाएगा, तो जब पॉजिटिव यूनिट में आ जाएगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, अगर हमें मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। और अगर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो जस्ट जो डिफरेंस होगा वो इक्विवेलेंट्स की जगह यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, बोर्ड्स में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आपको यूनिट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सो एंड सो, तो इसलिए वहां पे बैठ के आपको फिर एकदम से रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाइए, तुरंत आपका जवाब तैयार हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने जनरली सीबीएसई में देखा है कि इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ये अक्सर दोनों बोर्ड्स में आपके फिल इन दी ब्लैंक्स जो एमसीक्यूज है उसमें आते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो पता, ऐसा मुझे लगता है कि लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है, अगर रीजनिंग का है तो। यहां पे हम कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की समझ रहे हैं। इस कंडक्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हमें यहां पे डिबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो डिबाय-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन है वो कहता है कि लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। यहां पे एक छोटा सा गोला एक देख रहे हैं, ये गोला जो है ये दिखा रहा है कि वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आप उसको नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, -b√c। c यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है और b यहां पे एनी कांस्टेंट टू बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आप ये ग्राफ देखें तो मैंने यहां पे लैम्डा m विजावी √c यहां पे ग्राफ बनाया क्योंकि b यहां पे आपका कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये जो ग्राफ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा देखा गया कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन बनाए गए और उसमें हमने मोलर कंडक्टेंस को मेजर किया तो हमें इस तरह का एक लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, जिसको बैकवर्ड एक्सट्रापोलेशन अगर हमने वाई एक्सिस पे किया तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट पे हमें यहां पे मिल रहा है लैम्डा m नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पे हमें मिल रहा है लैम्डा m नॉट यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यू। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जब यहां पे कंडक्टेंस मेजर शुरू हुआ तो ये कंडक्टेंस जो है वाई एक्सिस पे टच करने के बजाय वो उसके पैरेलल चला गया। अब जब पैरेलल चला गया इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वो हम मेजर ग्राफिकली नहीं कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मेजर किया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ, ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हमने उसको डाइल्यूट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो उस केस में कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होने का कारण यह है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस थे वो डिक्रीज कर गए हैं। पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज कर गए हैं।
इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। जबकि मोलर कंडक्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब आयनिक मोबिलिटी क्यों इंक्रीज कर जाती है? क्योंकि जैसे ही फैलने का ज्यादा हमने उनको एरिया दे दिया, वैसे ही आयंस का फ्री फ्लो शुरू हो गया, इसलिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही वीक है, तो उनका पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा पहले से ही कम होगा, तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम रहेगा। और मोलर कंडक्टेंस अगेन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। अगर आपको याद हो क्लास 11 आयनिक इक्विलिब्रियम, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए उनका जो फ्री फ्लो है आयंस का वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो दिस गोज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि ग्राफिकली हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर नहीं कर पा रहे थे। इसका हल निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आ गया है जिनका नाम था कोलरॉ, और इन्होंने एक लॉ दिया, और लॉ ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्टेंस, द मोलर कंडक्टेंस of the ions of the weak electrolyte is equal to the summation of the individual ions equal to the summation of the molar conductance of individual ions multiplied by their number। तो सपोज इसका नंबर है n1, इसका नंबर है n2, तो जो भी इंडिविजुअल आयन सोल्यूशन में अवेलेबल होंगे उनके कितने आयंस होंगे, उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मोलर कंडक्टेंस निकला है उसका समेशन जो है दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लॉ था कोलरॉ का। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ द आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मल्टीप्लाइड बाय देयर इंडिविजुअल नंबर्स। ये जितने फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए सेकंड फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। सेकंड फॉर्मूला जो है वो है अल्फा। यहां पे अल्फा जो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये वही अल्फा है जो आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में निकाला था ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के केस में, बस यहां पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका जो रेशो है वो यहां पे निकालता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा फॉर्मूला के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगेन ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। सो के इज इक्वल टू, और आयनिक में भी आपने यूज किया था, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका यहां पे कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। सी यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा की वैल्यू आप यहां से रखेंगे और उसके बाद के की वैल्यू निकलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ब्लीक हैं, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। तो यहां पे जो फॉर्मूला है वो है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 इनटू कप्पा। यहां पे आइडियली मोलैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे मैंने एस लिखा है। ये एस जो है ये सिग्निफाई करता है सॉल्युबिलिटी को। तो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन आएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ये वही सॉल्युबिलिटी है जो अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेजर किया था। तो वही चीज यहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रही है। ये चारों लॉस के ऊपर अगेन न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसको रिवाइज करिए, समझिए, एंड नॉनदलेस जो भी डाउट्स है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।